हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्जाम सोल्व। पिछले वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट किया था और इस वीडियो में हम फिर से एक बार 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट करने वाले हैं और शतक पूरा करेंगे। देखिएगा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारतीय मैकावेली कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। देखिएगा, इनमें से किसे भारतीय मैकावेली कहा जाता है और आपका ऑप्शन ए मैगस्थनीज है, बी है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है आपका कौटिल्य उर्फ चाणक्य और डी है आपका वाल्मीकि। देखिएगा, इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है, भारतीय मैकावेली किसे कहा जाता है। तो भारतीय मैकावेली कौटिल्य उर्फ चाणक्य को कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन राइट होगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने के समुद्री मार्ग की खोज इनमें से किसने की थी। देखिएगा एक बार क्वेश्चन को फिर से, भारत आने के समुद्री मार्ग की खोज इनमें से किसने की थी। और हमारा ऑप्शन है, ए है कोलंबस, बी है वास्को डी गामा और सी है महान सिकंदर और डी है मार्को पोलो। तो देखिएगा, भारत समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो ये हमारा वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन राइट होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौट जाएं आह्वान किसने किया था। वेदों की ओर लौट जाए ये आह्वान किसने किया था, मतलब ये किसका कथन है। तो देखिएगा हमारा ए ऑप्शन है विवेकानंद, बी है दयानंद सरस्वती और सी है रामकृष्ण परमहंस और डी है राजा राम मोहन राय। वेदों की ओर लौट जाए ये कथन किसका है। तो ये कथन है दयानंद सरस्वती जी का। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। अकबरनामा पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, ए अबुल फजल, बी है मुल्ला दाऊद और सी है गुलबदन बेगम और डी है ख्वाद आमिर। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, अकबरनामा पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। तो अकबरनामा पुस्तक के लेखक जो है अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन राइट होगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1659 ईस्वी में शिवाजी ने किस किले में अफजल खां को मौत के घाट उतार दिया था। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिएगा 1659 ईस्वी में शिवाजी ने किस किले में अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया था। देखिए हमारा ऑप्शन है पान्हलगढ़, बी है आपका प्रतापगढ़ और सी है विशालगढ़ और डी आपका है रायगढ़। एक बार फिर से ऑप्शन देखते हैं, ए है पान्हलगढ़, बी है प्रतापगढ़ और सी है विशालगढ़, डी है रायगढ़। तो शिवाजी ने अफजल खां को प्रतापगढ़ में मौत के घाट उतारा था। तो ये हमारा यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट होगा। देखिएगा ये बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके शासन काल के दौरान पिट अधिनियम 1784 को प्रस्तावित किया गया था। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, किसके शासनकाल के दौरान पिट अधिनियम 1784 ईस्वी को प्रस्तावित किया गया था। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पे हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस और बी है लॉर्ड वेलेजली और सी है वारेन हेस्टिंग और डी वाला ऑप्शन है लॉर्ड मिट्टो। तो देखिएगा एक बार क्वेश्चन को फिर से, किसके शासनकाल के दौरान पिट अधिनियम को प्रस्तावित किया गया था। तो ये हमारा जो है वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो हमारा यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट होगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन है, राजा शिवाजी के प्रशासन में राजकीय पत्राचार का उत्तरदायित्व किनके पास था। देखिएगा एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं, राजा शिवाजी के प्रशासन में राजकीय पत्राचार का उत्तरदायित्व किनके पास था। और ये हमारा ऑप्शन है, ए न्यायाधीश, बी है पंडित राव और सी है सुरनविस और डी है अमात्य। तो शिवाजी के प्रशासन में राजकीय पत्राचार का उत्तरदायित्व जो है वो सुरनविस को दिया गया था, इन्हीं के पास था। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन है,
भगवान विठल के प्रति भक्ति भाव दर्शाने के लिए अभंग की रचना करने वाले संत तुकाराम निम्नलिखित में से किस स्थान के रहने वाले थे। देखिएगा एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। भगवान विठल के प्रति भक्ति भाव दर्शाने के लिए अभंग की रचना करने वाले संत तुकाराम निम्नलिखित में से किस स्थान के रहने वाले थे। और यहाँ पे देखिएगा हमारा ऑप्शन है, ए है पुणे के निकट देहू, और बी है पढ़रपुर, और सी है आलंदी, और डी है पैठड़। तो देखिएगा एक बार ऑप्शन को फिर से देखते हैं। ए वाला ऑप्शन आपका है पुणे के निकट देहू, और बी है पढ़रपुर, सी है आलंदी, और डी है पैठड़। तो देखिएगा भगवान विठल के प्रति भक्ति भाव दर्शाने के अभंग की रचना करने वाले संत तुकाराम जो है वो पुणे के निकट देहू के रहने वाले थे। तो यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ये आपको ज़्यादातर लोगों को पता होगा। देखिएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन है, ए है 1865 ईस्वी, और बी है 1905 ईस्वी, सी है 1875 ईस्वी, और डी है हमारा 1885 ईस्वी। तो ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन राइट होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मूक नायक पत्रिका की शुरुआत किसने की। मूक नायक पत्रिका की शुरुआत किसने की। और ये देखिएगा हमारा ऑप्शन है, ए है एम जी रानाडे, बी है गोपाल गणेश अगरकर, सी है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर, और डी है महात्मा गांधी। तो देखिएगा मूक नायक पत्रिका की शुरुआत जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान ह्वेन-त्सांग भारत भ्रमण पर आया था। किसके शासनकाल में ह्वेन-त्सांग भारत के भ्रमण पर आया था। मतलब किसका शासनकाल चल रहा था जब ह्वेन-त्सांग भारत में भ्रमण करने के लिए आया था। तो देखिएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, ए हर्षवर्धन, बी है चंद्रगुप्त, सी है धर्मपाल, और डी है अकबर। तो ह्वेन-त्सांग जो है भारत भ्रमण करने आया तो उस समय हर्षवर्धन जी का शासनकाल चल रहा था। तो यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन राइट होगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। देखिएगा निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। हमारा ऑप्शन ए हम्पी, बी है कालीबंगा, और सी है जूनागढ़, और डी है कन्हेरी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कालीबंगा में प्राप्त हुए थे। तो ये यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन राइट होगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत किसने की। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। भारत में सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत किसने की। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, ए जी के गोखले, और बी हमारा जी अगरकर, और सी है हमारे यहाँ पे बी तिलक, और डी है हमारा एम रानाडे। तो यहाँ पे जो है देखिएगा हमारा भारत में सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत जो है वो बी तिलक द्वारा की गई थी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा निम्नलिखित में से किसके हाथ लॉर्ड मैकाले का नाम जुड़ा है। देखिएगा निम्नलिखित में से किसके साथ लॉर्ड मैकाले का नाम जुड़ा हुआ है। देखिएगा हमारा ऑप्शन है, ए है गोद निषेध प्रथा, बी है शासंधि, सी है अंग्रेजी शिक्षा, और डी है अस्थाई बंदोबस्त। तो देखिएगा यहाँ पे हमारा जो है लॉर्ड मैकाले का नाम जो है वो अंग्रेजी शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन राइट होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गर्म दल के नेता थे। देखिएगा एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गर्म नेता थे। यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा हमारा है, ए दादा भाई नौरोजी, बी है गोपाल कृष्ण गोखले,
सी है बिपिन चंद्र पाल और डी है तेज बहादुर प्रभु, डी है देखिएगा हमारा तेज बहादुर सप्रू। तो यहाँ पे देखिएगा एक बार क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गर्म नेता थे? तो जो है हमारे बिपिन चंद्र पाल थे, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गर्म नेता के नाम से जाने जाते थे। तो यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन राइट होगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती में कौन शामिल थे? देखिएगा एक बार क्वेश्चन को फिर से, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। काकोरी ट्रेन डकैती में कौन शामिल थे? और यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ए सूर्यसेन, बी है राम प्रसाद बिस्मिल, सी है खुदीराम बोस और डी है भगत सिंह। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। देखिएगा काकोरी ट्रेन डकैती में कौन शामिल थे? तो ये हमारा जो है राम प्रसाद बिस्मिल जो है काकोरी डकैती में शामिल थे। तो यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? फतेहपुर सीकरी आपको पता होगा, एक डिस्ट्रिक्ट है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? और ऑप्शन है हमारा ए अकबर, बी है जहांगीर, सी है औरंगजेब और डी है शाहजहां। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? तो देखिएगा फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है वो अकबर द्वारा कराया गया था। तो ये यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन राइट होगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी? एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिएगा, प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी? और ये हमारा ऑप्शन है ए नालंदा, बी है तक्षशिला और सी है वल्लभी और डी हमारा पाटलिपुत्र, डी हमारा देखिएगा पाटलिपुत्र। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। देखिएगा प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी? तो प्रथम जैन सभा जो है वो पाटलिपुत्र में हुई थी। तो यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन राइट होगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में मुख्य अंतर क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में मुख्य अंतर क्या है? देखिएगा ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिएगा हमारा ऑप्शन है ए सिंधु घाटी सभ्यता शहरी थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। और यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में पीपल वृक्ष की पूजा की जाती थी जबकि वैदिक सभ्यता में बरगद की पूजा की जाती। देखिएगा एक बार बी वाला फिर से, सिंधु घाटी की सभ्यता में पीपल वृक्ष की पूजा की जाती थी जबकि वैदिक सभ्यता में बरगद की पूजा की जाती थी। और यहाँ पे हमारा देखिए सी वाला ऑप्शन है, सिंधु घाटी की सभ्यता व्यवसाय पर ज़्यादा ध्यान देती थी जबकि वैदिक काल धर्म को महत्व ज़्यादा देती थी। और डी वाला देखिएगा यहाँ पे हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता अहिंसा में विश्वास करती थी जबकि वैदिक सभ्यता इस बारे में कोई पक्का नियम नहीं था। देखिएगा एक बार क्वेश्चन को हम फिर से देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में मुख्य अंतर क्या है? तो ज़्यादातर ये जो हमारा देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता शहरी थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन राइट होगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आयुर्वेद की उत्पत्ति कब हुई थी? देखिएगा यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आयुर्वेद की उत्पत्ति कब हुई थी? देखिएगा हमारा ऑप्शन ए ऋग्वेद से, बी है हमारा सामवेद से और सी यजुर्वेद से और डी है अथर्ववेद से। आयुर्वेद की उत्पत्ति जो है वो अथर्ववेद द्वारा हुई थी। तो यहाँ पे अथर्ववेद से जो है आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई थी। तो यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हम देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शासक का संबंध गुलाम वंश से था? निम्नलिखित में से कौन से शासक का संबंध गुलाम वंश से था? हमारा ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी है हुमायूं और सी है अकबर, डी है अहमद शाह अब्दाली। देखिए डी वाला ऑप्शन एक बार फिर से देखिएगा, अहमद शाह अब्दाली। तो एक बार क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट करते हैं। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन से शासक का संबंध गुलाम वंश से था? तो गुलाम वंश से जो है इल्तुतमिश का संबंध था। तो यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन राइट होगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा शासक सिंचाई के लिए बड़ी संख्या में नहरों के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ था? एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा शासक सिंचाई के लिए
बड़ी संख्या में नहरों के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ था। हमारा ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी फिरोज शाह तुगलक और सी है मोहम्मद बिन तुगलक और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा शासक सिंचाई के लिए बड़ी संख्या में नहरों के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ था। तो यहाँ पे जो है फिरोज शाह तुगलक जो है वो नहरों के लिए प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बंगाल में भक्ति आंदोलन का संत था। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन बंगाल में भक्ति आंदोलन का संत था। और यहाँ पे देखिएगा हमारा ऑप्शन है ए है कबीर, बी है तुलसीदास, सी है विवेकानंद और डी है चैतन्य। तो देखिएगा एक बार हम क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बंगाल में भक्ति आंदोलन का संत था। भक्ति आंदोलन के संत बंगाल के जो हैं वो चैतन्य थे। तो यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन राइट होगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे निम्न में से किस भक्ति संत ने निम्न में से किस भक्ति संत ने भगवान के नज़दीक होने की व्यक्तिगत उपस्थिति का एहसास दिलाने के लिए नृत्य और गीत यानी कि कीर्तन का माध्यम अपनाया था। तो देखिएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन है शंकरादेव, बी है चंडीदास ने, सी है ज्ञानदेव ने और डी है हमारा चैतन्य महाप्रभु ने। एक बार हम क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने भगवान के नज़दीक होने की व्यक्तिगत उपस्थिति का एहसास दिलाने के लिए नृत्य और गीत और यानी कि कीर्तन का माध्यम अपनाया था। तो वो थे जो है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जो है वो भगवान के नज़दीक होने का व्यक्तिगत उपस्थित दिलाने के लिए भजन और कीर्तन करते थे। तो यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन राइट होगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे किसने सभी सखों को एकता के सूत्र में बांधा और पंजाब राज्य का गठन किया। देखिए एक बार क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट करते हैं, किसने सभी सिखों को एकता के सूत्र में बांधा और पंजाब राज्य का गठन किया। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ए ये हमारा यहाँ पे गुरु नानक, बी है गुरु गोविंद सिंह और सी है महाराणा रणजीत सिंह और डी है गुरु तेग बहादुर। यहाँ पे गुरु तेज बहादुर होना चाहिए लेकिन यहाँ पे तेग बहादुर लिखा है बाय मिस्टेक। देखिए एक बार क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट करते हैं, किसने सभी सिखों को एकता के सूत्र में बांधा और पंजाब राज्य का गठन किया। तो वो जो है महाराणा रणजीत सिंह जो है सभी सिखों को एकता में बांधे और पंजाब राज्य का गठन किया था। तो यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन राइट होगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा देखिए यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है तख्त ताउस यानी कि पीकॉक थ्रोन पर बैठने वाला अंतिम तुगलक शासक कौन था। देखिएगा एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं, तख्त ताउस पर बैठने वाला अंतिम तुगलक शासक कौन था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ए बहादुर शाह जफ़र, बी है हमारा औरंगजेब, सी है हमारा मोहम्मद शाह और डी है हमारा शाह आलम द्वितीय। एक बार क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट करते हैं, देखिएगा तख्त ताउस पर बैठने वाला अंतिम तुगलक शासक कौन था। तो यहाँ पे हमारा जो है मोहम्मद शाह जो है तख्त ताउस पर बैठने वाले अंतिम मुगल शासक थे। तो यहाँ पे हमारा मोहम्मद शाह सही होगा, सी वाला ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे देखिएगा हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस संत का नाम शिवाजी से जुड़ा हुआ है। देखिएगा एक बार फिर से, निम्न में से किस संत का नाम शिवाजी से जुड़ा है। हमारा ऑप्शन है यहाँ पे ए रामानंद, बी है रामदास, सी है चैतन्य और डी है तुकाराम। तो देखिएगा यहाँ पे शिवाजी के नाम से रामदास का नाम जुड़ा हुआ है, रामदास शिवाजी इनको बोला जाता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था यानी कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा किया था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ए वाला ऑप्शन है, देखिएगा 1470 ईस्वी में, बी है 1510 ईस्वी में और सी है 1570 ईस्वी में
और डी वाला है 1610 ईस्वी में। एक बार क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट करते हैं, देखिएगा। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था, यानी कि गोवा पर पुर्तगालियों ने कब कब्जा किया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में किया था। तो यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन राइट होगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा हमारे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 1757 ईस्वी में देखिएगा 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला को किसने हराया? 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला को किसने हराया था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ए कैनिंग ने, बी है हेस्टिंग ने, और सी है क्लाइव ने, और हमारे यहाँ पे डी है कॉर्नवालिस ने। एक बार हम क्वेश्चन को देखिएगा, फिर से रिपीट करते हैं। 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला को किसने हराया था? तो क्लाइव ने 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला को हराया था। तो यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन राइट होगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किसकी स्मृति में बनवाया था? जैसे शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था अपनी महबूबा की स्मृति में, वैसे ही अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किसकी स्मृति में बनवाया था? तो देखिएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ए है अपने पुत्र सलीम के जन्म के लिए, बी है अपनी गुजरात विजय के लिए, सी है अपने राज्याभिषेक के लिए, और डी है अपनी दक्षिण विजय के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा जो है अपनी गुजरात विजय के लिए बनवाया था। तो यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? तो यहाँ पे हमारा देखिएगा ऑप्शन है ए बलवन ने, बी है गजनी के महमूद ने, और सी मोहम्मद गौरी ने, और डी हमारा यहाँ पे ऑप्शन है सबुक्तगिन ने। देखिएगा फिर से एक बार क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। हमारा ऑप्शन है ए बलबन ने, सी है गजनी के महमूद ने, बी है गजनी के महमूद में, और सी है मोहम्मद गौरी ने, और डी है सबुक्तगिन ने। तो देखिएगा यहाँ पे तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को जो है वो मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। तो यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन राइट होगा। देखिएगा ये सी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे निम्न में से कौन सड़कों के निर्माण के लिए सबसे प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन सड़कों के निर्माण के लिए सबसे प्रसिद्ध है? ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे हमारा दिया है ए है फिरोज शाह तुगलक, बी है शेर शाह सूरी, और सी है अकबर, डी है शाहजहाँ। देखिएगा एक बार क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट करते हैं। निम्न में से कौन सड़कों के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे हमारा शेर शाह सूरी जो है वो सड़कों के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इनके शासनकाल में सड़कें ज़्यादा होती थी, ये सड़कों पर ज़्यादा विशेष ध्यान देते थे और बनवाते भी थे। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा यहाँ पे निम्नलिखित में से महान मुगलों में से कौन एक प्रथम श्रेणी का कवि था? निम्नलिखित महान मुगलों में से कौन एक प्रथम श्रेणी का कवि था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ए अकबर, बी है बाबर, सी है जहांगीर, और डी है शाहजहाँ। तो एक बार क्वेश्चन को देखिएगा, हम यहाँ पे फिर से रिपीट करते हैं। निम्नलिखित में से महान मुगलों में से कौन एक प्रथम श्रेणी का कवि था? तो वो जो है प्रथम श्रेणी के कवि जो है वो जहांगीर थे। जहांगीर जो है मुगल भी थे और एक कवि भी हुआ करते थे। तो यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन राइट होगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए हमारे यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, किसके शासनकाल में शिवाजी के नेतृत्व में मराठा आंदोलन एक चुनौतीपूर्ण शक्ति के रूप में विकसित हुआ था? एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। किसके शासनकाल में शिवाजी के नेतृत्व में मराठा आंदोलन एक चुनौतीपूर्ण शक्ति के रूप में विकसित हुआ था? तो यहाँ पे हमारा देखिएगा ऑप्शन है ए जहांगीर, बी है शाहजहाँ, और सी औरंगजेब आलमगीर, और डी है बहादुर शाह प्रथम। देखिए एक बार हम क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। किसके शासनकाल में शिवाजी के नेतृत्व में मराठा आंदोलन एक चुनौतीपूर्ण शक्ति के रूप में विकसित हुआ था? तो वह जो है औरंगजेब आलमगीर की उपस्थिति में ये जो है आंदोलन विकसित हुआ था।
तो ये हमारा यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सी वाला ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, देखिए यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासन में भू राजस्व प्रणाली का कर्ता निम्न में से कौन था? अकबर के शासन में भू राजस्व प्रणाली का कर्ता निम्न में से कौन था? और यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन है ए आबुल फजल, और बी है बीरबल, सी है मान सिंह, और डी है टोडरमल। तो यहाँ देखिएगा, एक बार हम क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व प्रणाली का कर्ता निम्न में से कौन था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ए आबुल फजल, बी है बीरबल, सी है मान सिंह, और डी है टोडरमल। तो अकबर शासनकाल में भू राजस्व प्रणाली का कर्ता जो है वो टोडरमल हुआ करते थे। तो यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन राइट होगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, देखिए यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सम्राट अकबर के शासन में हुमायूंनामा लिखा था। सम्राट अकबर के शासन में हुमायूंनामा लिखा था, यानी कि सम्राट अकबर के शासनकाल में हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो यहाँ पे हमारा देखिएगा ऑप्शन है ए गुलबदन बेगम ने, बी है अहमद यादगार ने, सी है अब्बास सरवानी ने, और डी है फैजी सरहिंदी ने। तो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को देखिएगा, हम फिर से रिपीट करते हैं। एक बार हम क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहे हैं। सम्राट अकबर के शासन में हुमायूंनामा लिखा गया था। सम्राट अकबर के शासनकाल में हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो यहाँ पे हमारा देखिएगा गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा लिखा गया था सम्राट अकबर के शासनकाल में। तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में इनमें से किसके शासन के दौरान मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की? एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। देखिएगा, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी तो अंग्रेज़ों की थी, ये आप लोगों को पता होगा। देखिएगा, फिर से एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहे हैं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किसके शासन के दौरान मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की थी? तो देखिएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ए है अकबर, बी है औरंगजेब, और सी है जहांगीर, और डी है शाहजहाँ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो मद्रास के फोर्ट जॉर्ज में किसके शासनकाल में स्थापना की गई थी? तो वो थे शाहजहाँ। तो यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। शाहजहाँ के शासनकाल में मद्रास में फोर्ट जॉर्ज की स्थापना की गई थी अंग्रेज़ों द्वारा। तो यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, देखिए यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार लोक सेवाओं में भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, भारत में पहली बार लोक सेवाओं में भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? देखिएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए है सन 1925, बी है सन 1929 ईस्वी में, और सी हमारा यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन है सन 1932 में, और डी है यहाँ पे हमारा 1935 में। एक बार क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखिएगा, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग में भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? तो लोक सेवा आयोग का भर्ती हेतु आयोग का गठन वो जो है 1925 ईस्वी में किया गया था। तो यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, देखिए यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के वायसराय रहने के दौरान बंगाल विभाजन से पूर्व जन प्रशासन के प्रयोजन हेतु प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल के रूप में परिचित यह प्रांत से संलग्न था। देखिए, एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। लॉर्ड कर्जन के वायसराय रहने के दौरान बंगाल विभाजन से पूर्व जन प्रशासन के प्रयोजन हेतु प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल के रूप में परिचित यह प्रांत से संलग्न था। तो यहाँ पे देखिएगा, हमारा ऑप्शन है केवल संपूर्ण बंगाल, बी हमारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा, सी है बंगाल और उड़ीसा, और डी है बंगाल और उड़ीसा। तो देखिएगा, यहाँ पे हमारा जो है वो, एक बार हम क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। लॉर्ड कर्जन के वायसराय
रहने के दौरान बंगाल विभाजन से पूर्व जन प्रशासन के प्रयोजन हेतु प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल के रूप में परिचित यह प्रांत देखिएगा बंगाल और उड़ीसा से संलग्न था। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, देखिएगा। लॉर्ड कर्जन के वायसराय रहने के दौरान बंगाल विभाजन से पूर्व जन प्रशासन के प्रयोजन हेतु प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल के रूप में परिचित यह प्रांत जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा से संलग्न था। तो यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन राइट होगा। देखिएगा बी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट होगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा। देखिए यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत सरकार की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा राजा जॉर्ज पंचम ने कब की थी? ब्रिटिश सरकार के दौरान भारत सरकार की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण घोषणा राजा जॉर्ज पंचम ने कब की थी? तो या फिर ये क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है। देखिएगा ये क्वेश्चन इस ढंग से आ सकता है, भारत कलकत्ता के बाद दिल्ली की राजधानी कब चेंज की गई थी? तो देखिएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया गया है, ए है सन 1910, बी है 1911 और सी है 1912 और डी यहाँ पे हमारा ऑप्शन है 1915। तो यहाँ पे देखिएगा ब्रिटिश शासन के दौरान भारत सरकार की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा जो है जॉर्ज पंचम ने 1911 ईस्वी में की थी। तो यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन राइट होगा। ये क्वेश्चन देखिएगा एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ब्रिटिश सरकार शासन के दौरान भारत सरकार की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण घोषणा की राजा जॉर्ज पंचम ने कब की थी? तो वो की थी 1911 ईस्वी में। या फिर ये क्वेश्चन घुमाता है, देखिएगा एक क्वेश्चन फिर से दूसरे ढंग से देखिएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत सरकार की राजधानी दिल्ली स्थानांतरण किसने की थी? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा राजा जॉर्ज पंचम ने की थी। सो देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे हमारा है, महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह शस्त्र का सूत्रपात सबसे पहले कहाँ किया था? महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह शस्त्र का सूत्रपात सबसे पहले कहाँ किया था? तो यहाँ पे देखिएगा हमारा ऑप्शन ए चंपारण, बी है बारदोली, सी है डांडी और डी है दक्षिण अफ्रीका। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का सूत्रपात जो है दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। सो हमने इस क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष में और कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी के रूप में भी परिचित है जो इसे स्वीकृति दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष में कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज की स्वीकृति दी थी? तो यहाँ पे देखिएगा हमारा ऑप्शन है, ए है 1941 में बर्लिन और हमारा बी है 1942 में टोक्यो और सी है 1943 में सिंगापुर और डी है यहाँ पर हमारा 1943 में रंगून। देखिए एक बार क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट करते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष में और कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज की स्वीकृति दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने 1943 में सिंगापुर में इंडियन नेशनल आर्मी के रूप में इसकी स्वीकृति दी थी। तो ये हमारा यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट होगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? देखिए एक बार क्वेश्चन को फिर से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, ए मोतीलाल नेहरू, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है लाला लाजपत राय और डी है यहाँ पे हमारा महात्मा गांधी। एक बार देखिएगा हम क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन राइट होगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन है, 19 नवंबर 1962 को चीन ने भारत के किस प्रदेश और प्रदेशों पर हमला किया था? एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, 19 नवंबर 1962 को चीन ने भारत के किस प्रदेश
पर हमला किया था। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा ऑप्शन है ए नॉर्थ ईस्ट फर्नेस्टीन एजेंसी, और बी है लद्दाख और असम, सी है लद्दाख और नेफा, और यहाँ पे हमारा डी है लद्दाख, नेफा, असम और सिक्किम। तो देखिएगा एक बार क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट करते हैं। 19 नवंबर 1962 को चीन ने भारत के किस प्रदेश पर हमला किया था? 19 नवंबर 1962 को चीन ने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी कि नेफा में किया था। तो यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन राइट होगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन है, कुरुमहा जनपद की राजधानी कौन सी थी? देखिएगा एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिएगा, कुरुमहा जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो देखिएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ए है मथुरा, बी है इंद्रप्रस्थ और सी है विदेह और डी है मिथिला। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। देखिएगा कुरुमहा जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो कुरु जनपद की राजधानी जो है वो इंद्रप्रस्थ थी। तो यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन राइट होगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी में खुदाई किए गए निम्न अवशेषों में से कौन सा अवशेष वाणिज्य और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करता है? एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। देखिएगा, सिंधु घाटी में खुदाई किए गए निम्न अवशेषों में से कौन सा अधिवेशन अवशेष वाणिज्य और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ए मिट्टी के बर्तन, बी है मुहरे, सी है नार्वे, देखिएगा एक बार फिर से देखिएगा, ऑप्शन ए है मिट्टी के बर्तन, बी है मुहरे, सी है नावे और डी है हमारा मकान। तो देखिएगा एक बार क्वेश्चन को फिर से हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा सिंधु घाटी में खुदाई किए गए निम्न अवशेषों में से कौन सा अवशेष वाणिज्य और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करता है? तो यहाँ पे देखिएगा हमारा जो है मुहरे जो है सिंधु घाटी खुदाई में अवशेषों में वाणिज्य और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करता है। तो यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन राइट होगा, मुहरे। देखिएगा ये मुहरे हमारा यहाँ पे राइट होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिएगा हमारे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे हमारा है ए वेद, बी पुराण, सी वेदांग और डी है पूर्वा। एक बार क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट करते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे हमारा जो है पूर्वा जो है वो वैदिक परंपरा साहित्य का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन राइट होगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था? किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ए अम्बी, बी है पोरस, सी है घननंद और डी है चंद्रगुप्त। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। देखिएगा, किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ए अम्बी, बी है पोरस और सी है घननंद और डी है चंद्रगुप्त। तो पोरस जो है सिकंदर का विरोध किए थे, जो कि भारतीय राजा थे। तो यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन राइट होगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी थी? पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी थी? तो यहाँ पे हमारा देखिएगा ऑप्शन ए उद्यान, बी है अशोक, सी है बिंबिसार और डी है हमारा यहाँ मध्य महापद्यानंद। एक बार के ऑप्शन फिर से देखते हैं। देखिएगा, ए है उद्यान, बी है अशोक, सी है बिंबिसार और डी है महापद्यानंद। तो पाटलिपुत्र शहर की नींव जो है उद्यान द्वारा रखी गई थी। तो यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन राइट होगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? और यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ए मन्ना, बी है चन्ना, सी है देवदत्त और डी है रघु। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। देखिएगा, बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? ए है मन्ना, बी है चन्ना, सी है देवदत्त और डी है रघु। तो बुद्ध के सारथी का नाम जो है वो चन्ना था। तो यहाँ पे हमारा
चुनना, यानी कि बी वाला ऑप्शन राइट होगा। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।